जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास। साथ ही आप सभी का फेज़ वन का जो एग्ज़ाम था जो आपका 2 मई से लेकर के आपका 19 मई तक चला था। 2 मई से लेकर के 19 मई तक चला था और ये एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। इसके अलावा साथी आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। कब से शुरू होगा? तो 13 जून से लेकर के 20 जून तक। कब साथी? याद रखेंगे, 13 जून से लेकर 20 जून तक आपका फेज़ 2 का आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। देखो, इन एग्ज़ामों को गर्मी के चलते 2 शिफ्टों में एसएससी ने करवाने का प्रयास किया है। तो पहली शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और 13 जून से जो 20 जून वाला एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम 13 जून से 20 जून के मध्य है तो साथी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार से क्या करेंगे, दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। आज है साथी 23 मई, आज है 23 मई और 23 मई को हम कंप्लीट कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनका एनालिसिस देखेंगे। कुछ साथी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे साथी इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी से निवेदन है आप लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, शिक्षा ऐसा वृक्ष है, शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है, जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। यानी कि साथी आपको बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका जो दिमाग सोचने की क्षमता है वो शिक्षा के माध्यम से विकसित की जा सकती है। ठीक है, आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, आप किस प्रकार से निर्णय ले सकते हैं और आप किस प्रकार से बात कर सकते हैं, तो ये शिक्षा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो शिक्षा ही आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके जीवन में। तो वही कह रहा है कि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ अपनी शिक्षा की तैयारी यानी कि परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे और अच्छा ज्ञान ग्रहण करते रहेंगे। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मांडवी नदी किस राज्य में बहती है। इस तरह से क्वेश्चन है साथी, ये एसएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपका मांडवी नदी की बात की जाए साथी, ये आपकी कर्नाटक, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, कर्नाटक, गोवा, कहाँ साथी? कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन सी नदी साथी? मांडवी नदी। और मांडवी नदी की बात की जाए साथी, इसको गोवा में या महाराष्ट्र में इसको महादेव नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? या तो महादेव या फिर महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो मांडवी नदी है साथी, इसी नदी पर गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा? याद रखेंगे, दूध सागर जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछता है आपसे, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप बताएंगे मांडवी नदी पर। ठीक है, इसके अलावा मांडवी नदी की बात की जाए, इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। आपने अगर स्लाइड में शुरू में देखा है तो उसमें क्वेश्चन था कि गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे मांडवी नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मांडवी नदी का अगर उद्गम की बात की जाए साथी, तो कर्नाटक के बेलगाम जिले से होता है। कहाँ से? कर्नाटक के बेलगाम जिले से इस नदी का उद्गम होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पर भीमगढ़ नामक पहाड़ी होती है। ठीक है, तो मांडवी नदी के बारे में हमने देखा, ये 3 राज्यों से होकर बहती है, जिनमें कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र शामिल है। इसके अलावा मांडवी नदी को महादेव नदी के नाम से जानते हैं, इसमें दूध सागर जलप्रपात है और गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक के बेलगाम से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। साथी आरबीसी की बात की जाए तो इनको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं इनको। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स इनको कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इनका जीवन काल की बात की जाए तो इनका औसतन जो जीवन काल होता है साथी, वो 120 दिन होता है। कितने दिन? 120 दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आरबीसी का जो कार्य होता है हमारे शरीर में, वो ऑक्सीजन को ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को आपस बाहर निकालना। ठीक है, आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आरबीसी का, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो यहाँ पर जीवन काल की बात की जाए 120 दिन होता है। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? आरबीसी का कब्रिस्तान की बात की जाए साथी, तो ये आपका प्लिया हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्लिया इसका कब्रिस्तान हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है SSLV D2, SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है। बात करेंगे SSLV D2 के बारे में। ये क्या है तो साथी ये आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इसरो के। और इसी इसरो का एक क्या है प्रक्षेपण यान है। क्या नाम है इसका? SSLV D2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इसका D2 यानी कि दूसरी बार परीक्षण किया गया है, इसको याद रखेंगे। साथ ही परीक्षण किया कहाँ से गया है तो याद रखेंगे साथ ही श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। श्रीहरिकोटा में कौन सा स्पेस सेंटर है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। यहाँ पर 3 छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे गए हैं, जिनमें से EOS-07 और आपका JNS-1, ठीक है। इसके अलावा आज़ादी सेट 2, ठीक है। ये चर्चा में रहा था क्योंकि आज़ादी सेट आपका SSLV D1 के द्वारा भेजा गया था, जिसके तहत ये क्या हो गया था, डिफ्यूज़ हो गया था, ठीक है। कनेक्टिंग टूट गई थी हमारी। लेकिन अब की बार दोबारा में इसके क्या भेजा गया है, EOS-07 भेजा गया है, JNS-1 भेजा गया है और आज़ादी सेट 2 भेजा गया है, ठीक है। और इसका सफल प्रक्षेपण हुआ है, ठीक है। तो ये छोटे उपग्रहों को भारत के सबसे छोटे लॉन्चिंग व्हीकल SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। SSLV D2 क्या है? ये आपका एक प्रक्षेपण यान है जो कि श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न से आपसे कह रहा है कुटियट्टम लोक नृत्य। कुटियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करेंगे कुटियट्टम के बारे में साथी, तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से साथी? केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा लोक नृत्य। और साथी याद रखेंगे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त केरल में कौन कौन से नृत्य होते हैं, जिनमें आपका पड़यनी होता है और तिरुवरथिरकाली होता है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपका क्या है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा पड़यानी तिरुवथिरकाली होता है, इसके अलावा मोहिनीअट्टम होता है, कथकली होता है। ये सारे के सारे लोक नृत्य केरल में होते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा है कोटियट्टम, तो ये भी आपका केरल से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है US ओपन 2022। US ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। US ओपन 2022 की बात की जाए साथी, तो ये पूछ रहा है 2022 के बारे में। तो इसका खिताब जीता था साथी कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और ये खिलाड़ी साथी कहाँ का था तो स्पेन का खिलाड़ी था, ठीक है। और इसके अलावा इसमें महिला एकल में जो खिताब जीता है वो ईगा स्विएटेक नामक खिलाड़ी है, जो कि पोलैंड की निवासी है। कहाँ की? ये खिलाड़ी जो महिला एकल की बात की जाए ये पोलैंड की निवासी है, जो ईगा स्विएटेक है। जबकि पुरुषों में किसने जीता तो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन का निवासी है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जा चुका है 2023 का, तो इसका खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। किसने? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और महिलाओं में जीता है आर्यन सवालेंका ने। किसने? आर्यन सवालेंका ने इसको महिलाओं में जीता है। ये भी याद रख लेंगे आप लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रजिया सुल्तान भारत की शासिका कब बनी? रजिया सुल्तान भारत की शासिका कब बनी? तो बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, तो इसका जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में। कब हुआ था? 1205 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो पिता था वो इल्तुतमिश था। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है साथी, तो इसके पश्चात इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन। क्या नाम था? रुकनुद्दीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रुकनुद्दीन 8 माह के लिए बादशाह बनता है। कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। जब इल्तुतमिश मर जाता है तो 8 माह के लिए रुकनुद्दीन बादशाह बनता है। लेकिन रजिया सुल्तान अपने भाई को मार करके 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन करती है, ठीक है। तो कब बनी शासिका? तो आंसर हो जाएगा 1236। लेकिन पूछे कब तक रही तो 1240 तक, ठीक है। 1240 में इसको चालीसा दल जो कि इल्तुतमिश के लिए द्वारा बनाया गया था, उसके द्वारा रजिया सुल्तान को मार दिया था, ठीक है। याद रखेंगे, हरियाणा के कैथल में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात की जाए सोडियम धातु की। कौन सी? सोडियम धातु की बात की जाए, ये एक क्षार धातु है। ये इतनी मुलायम होती है साथी कि इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। किससे काट सकते हैं? तो चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो आपकी कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव के रूप में रहती है? द्रव के रूप में। तो बात की जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। इसके अलावा ये तो बात की थी धातु की, लेकिन यदि पूछ ले कमरे के ताप पर कौन सी अधातु आपकी द्रव में रहती है, तो वो हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। क्या हो जाएगी? अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन आपकी किस में रहती है? द्रव में। जबकि धातु आपकी बात की जाए तो पारा द्रव में रहती है कमरे के ताप पर, ठीक है। याद रखेंगे। और सबसे मुलायम की बात की जाए तो सोडियम हो जाएगी, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ठीक है। यहाँ पर भाग 4 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाग 4 ए होना चाहिए, या फिर का होना चाहिए, या ए होना चाहिए।
तो बात की जाए भाग 4 का की, किसकी, भाग 4 का की, तो इसमें साथी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथी सबसे पहले पूछेगा हमने लिए कहाँ से, तो लिए कहाँ से याद रखेंगे, रसिया से। कहाँ से, रसिया से। उस समय रसिया नहीं हुआ करता था, उस समय हुआ करता था यूएसएसआर। क्या हुआ था, यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि सोवियत रूस हुआ करता था। तो भारत सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। इस समय सरकार किसकी थी, तो इंदिरा गांधी की थी, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने साथी, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है जिसे हम जानते हैं 86वें संविधान संशोधन के नाम से। ये 2002 में होता है। इस समय अटल जी की सरकार थी और इस समय 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। और इसी के तहत आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था जो कि आपका शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, हमने लिया यूएसएसआर से है, जबकि 42वां संविधान संशोधन होता है, 10 जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसके अलावा 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जब अटल की सरकार थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नागालैंड की राजधानी क्या है। बात की जाए नागालैंड की राजधानी के बारे में, नागालैंड की राजधानी क्या है, तो साथी हो जाएगी आपकी कोहिमा। क्या हो जाएगी साथी, कोहिमा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी राजधानी पूछी जाती है जिनमें से बच्चे कंफ्यूजन होती है। तो याद रखेंगे, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी, त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी, असम की हो जाएगी दिसपुर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की हो जाएगी शिलोंग, ठीक है। इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और मेघालय शिलोंग, ये सारे के सारे जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनकी राजधानी आपसे पूछ लेता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको याद करके रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी कह रहा है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो बात की जाए हुमायूं के मकबरे के बारे में, तो साथी हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था आपका, कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसके मकबरे का निर्माण हुआ था, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, देखो यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरे की बात की जाए साथी, ये बना था आपका 1570 में। कब बना था, 1570 में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा बना था 1570 में। इस समय शासन किसका था, तो अकबर का शासन था। किसका, अकबर का। लेकिन अकबर ने नहीं करवाया था, अकबर का एक संरक्षक हुआ करता था, अकबर का मिराग मिर्जा घियास। क्या नाम था, मिराग मिर्जा घियास। ये साथी हुमायूं के मकबरे क्या था, आपका वास्तुकार था, ठीक है। तो 1570 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण होता है, ठीक है, और अकबर के समय होता है, ये भी याद रखेंगे। और मिराग मिर्जा घियास जो कि वास्तुकार था, इसने बनाया था। और ये जो मकबरा है ये फारसी शैली में बना है। कौन सी शैली में, फारसी शैली में। इसे साथी मुगलों का शयनगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुगलों का शयनगार। साथी इससे क्या तात्पर्य है, मुगलों का शयनगार क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर साथी मुगलों के जो वंशज थे वो लगभग 120 वंशज यहाँ पर दफनाए गए थे, ठीक है। मुगलों के जो 120 आपके जो मुख्य रूप से कार्यकारी थे यानी कि वंशज थे, उनको यहाँ पर दफनाया गया है, इसलिए जो हुमायूं का मकबरा है वो मुगलों का शयनगार कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बात की जाए कर्क रेखा के बारे में, ये पृथ्वी पर आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है, जो कर्क रेखा है साथी, इसको हम कैंसर लाइन इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और साथी इसमें जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसमें से कुल 8 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे, 8 राज्य हो जाएंगे। तो इनमें से कौन कौन से राज्य हैं, इनका क्रम पूछता है आपसे, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक एक क्रम पूछता है, और वही क्रम आपका लिखा है यहाँ पर, पश्चिम से पूर्व तक का क्रम, जिनमें से आपको गुजरात याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 8 राज्य। जबकि अपने भारत देश के अंदर ही आपका बांग्लादेश स्थित है, तो आप बांग्लादेश को भी याद रख सकते हैं। हो सकता है पूछ ले आपसे कि कौन से देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा अपने पड़ोसी, तो याद रखेंगे तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार से होकर भी गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जो भारत की कैंसर लाइन यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था। तो बात करेंगे साथी तत्वबोधिनी सभा के बारे में। तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ था साथी 1839 में। कब हुआ था, 1839 में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था साथी धार्मिक विषयों का चिंतन करना। जो भारत के लोग थे धर्म से भटक रहे थे, उनको धार्मिक विषयों पर चिंतन करना था। और इसका तत्कालीन जो नाम था वो तत्वरंजनी सभा था। उस समय इसका जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था, तत्वरंजनी सभा था। और ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुई थी, ठीक है, ब्रह्म समाज से टूटकर ये अलग हुई थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करेंगे हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इनसे क्वेश्चन बनता है। साथी हरिप्रसाद जो चौरसिया है ये बांसुरी वादक है। क्या है साथी, बांसुरी वादक है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है पीवी सिंधु के द्वारा
कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता गया? साथी पीवी सिंधु के द्वारा कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे इसमें कौन सा पदक जीता गया? तो बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। ये साथी इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? 2022 में बर्मिंघम में। बर्मिंघम जो कि आपका इंग्लैंड में पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और पीवी सिंधु ने कनाडा की मसाली को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, गोल्ड मेडल जीता था किसने? आपकी पीवी सिंधु ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता था, जो कनाडा की मसाली को हराया था, ये भी याद रखेंगे। इसी के साथ पीवी सिंधु भारत के लिए कॉमनवेल्थ में तीनों पदक जीतने वाली एकमात्र शटलर बनी थी। यानी कि इससे पहले पीवी सिंधु आपके कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज जीत चुकी थी, यानी कि कांस्य पदक, और इसके अलावा सिल्वर यानी कि रजत पदक जीत चुकी थी, और इन्होंने 2022 में आपका स्वर्ण भी जीत लिया है। इसी के साथ ये तीनों पदक जीतने वाली पहली महिला शटलर बनी है, यानी कि पहली महिला क्या बनी है? बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन या लाल शर्ट आंदोलन किस वर्ष चला गया था? तो बात करेंगे लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में। साथी ये चला था 1931 में। कब चला था? 1931 में चला था। इस समय क्या हुआ था? पश्चिमी सीमा, यानी कि इस तरह से कुछ अपना भारत दिखता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से भारत था आपका, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से भारत था अपना, और यहाँ पर जो पश्चिमी सीमा थी ये वाली जो आपके गुजरात, राजस्थान और ऊपर के पंजाब वाली सीमा थी, इसी के बाहर एक और सीमा पड़ती थी पाकिस्तान वाली सीमा, उसमें जो आपके अफगानिस्तान से सीमा लगती थी भारत की। तो भारत की जब अफगानिस्तान से सीमा लगती थी, क्योंकि 1931 में भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो उसी सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खान नामक व्यक्ति थे, इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन या लाल शर्ट आंदोलन कहा गया था। कब चला था साथी? 1931 में चला था। और कई विद्वानों ने इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा है। क्या कहा है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 50 किसका उल्लेख मिलता है? जो संविधान का अनुच्छेद 50 है इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो याद रखेंगे साथी, इसमें क्या है साथी? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। क्या है साथी? जो आपकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इसका पृथक्करण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी कि आपका न्यायालय अलग है। क्या है? न्यायालय अलग है, न्यायालय अलग है। न्यायालय के काम में आपकी कार्यपालिका दखल नहीं देगी और कार्यपालिका के कार्य में न्यायालय दखल नहीं देगा। इस तरह से अनुच्छेद 50 में लिखा है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो आपकी सरकार है, ये आपकी दोनों अलग अलग हैं। कौन सा अनुच्छेद है? आपका अनुच्छेद 50 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसी में साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। यानी कि यही आपका एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शॉर्ट अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या है? तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बात करेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। साथी ये आपका असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर? असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है असम में, उसी में पड़ता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और असम में आपके लगभग 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपका काजीरंगा, नामेरी और आपके इसके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है साथी? जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो हाथियों का संरक्षण होता है इसके लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही जो हाथी है इसको भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? तो 2002 में घोषित किया गया था। इसके बाद याद रखेंगे 2010 से, कब से? 12 अगस्त 2010 से विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है? इस तरह से क्वेश्चन आया था सती कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बात करेंगे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित कुछ टूर्नामेंट होता है। किससे? याद रखेंगे, टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और बात की जाए सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका विंबलडन ओपन। क्या हो जाएगा साथी? विंबलडन ओपन आपका सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है साथी, इसकी स्थापना हुई थी या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1877 में। कब? 1877 में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर? इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय लंदन जो आपका स्टेट है उसी को विंबलडन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लंदन में आपके 1877 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? टेनिस के सबसे पुराने टूर्नामेंट विंबलडन ओपन की। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे पुराना पूछ सकता है तो आपका अमेरिका ओपन हो जाएगा, जो कि आपका 1881 में शुरुआत होती है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन आपका 1891 में और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम ये आपके खेले जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट है और सबसे ज़्यादा खिताब किसने जीते हैं? तो आपके राफेल नडाल ने। किसने साथी? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल के साथ साथ कौन है? आपका नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। इन दोनों को याद रखना है। इन्होंने 22 खिताब जीते हैं। कितने? 22 दोनों ने मिलकर के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल किस सांस्कृतिक लोक नृत्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात की जाए साथी, ये आपकी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं, तो याद रखेंगे भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर, जो आपका तमिल वाला क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु, यहीं पर आपका भरतनाट्यम होता है और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, ये भी याद रखेंगे। और जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, जो कि आपका भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको दिया गया था 1956 में। किसको, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध बहुत ज्यादा एसएससी पूछता है, तो याद रखेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। और नदी कौन सी हो जाएगी, महानदी। कौन सी, महानदी स्थित है। और ये आपका ओडिशा में एक संबलपुर करके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कौन सा, संबलपुर करके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसी में स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर, ओडिशा में स्थित है, महानदी पर। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है संबलपुर जिले में स्थित है। और 1957 में यह बनाया गया, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। कब बना था, तो 1957 में बना था और दुनिया का सबसे लंबा बांध है। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए साथी, तो आपकी 25.79 यानी कि 25 किलोमीटर, लगभग 790 मीटर इसकी कुल लेंथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस तरह का एसएससी एमटीएस का एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो आपसे निवेदन है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। आपसे कुछ नहीं मांगते, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, जरूरी नहीं साथी ये एमटीएस के लिए क्लास हो, क्योंकि आपके ये जो जीएस जिसमें भी पूछा जाता है, तो यहीं से जीएस बनता है। तो स्टैटिक जीएस का जो ये मिक्सअप है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। आप लोग जुड़े रहेंगे। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और देखते रहिए जीएस अप बाय डीएस सर। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।